गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सम नेचुरल फेनोमेना, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, है ना। तो नेचुरल फेनोमेना क्या है? नेचुरल फेनोमेना वो हर घटनाएं हैं जो नेचर के कारण क्रिएट होती है। जैसे आप लाइटनिंग बोले या आप अर्थक्वेक बोले या सुनामी, ये सारी चीजें ह्यूमन कंट्रोल के बाहर है, इसमें इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये किसके कंट्रोल में है? ये नेचर के कंट्रोल में है ना। ये नेचर के कारण क्रिएट होता है जिसमें इंसान का किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो आज सबसे पहले पढ़ेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन। सबसे पहले आपको ये पता है जो लाइटनिंग था, है ना, लाइटनिंग को हम कहते हैं तड़ित, है ना। तो लाइटनिंग जो था, जो बहुत पहले समय में एंशिएंट टाइम्स में ये कहा जाता था कि लाइटनिंग हो या सुनामी आ रही है तो ऐसा कहा जाता था कि ये सारी चीजें भगवान के कारण हो रही है, गॉड का जो एंगर है वो इससे पता चल रहा है ना। तो अभी ये बात पूरी तरीके से सबको समझ आ चुकी है कि इसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है ना। तो सबसे पहले जो लाइटनिंग, यानी कि जो आप देख सकते हैं कि लाइटनिंग जो था, जिसको हम तड़ित कहते हैं, इसके पीछे का जो मेन रीजन है कि ये आखिर क्यों होता है, तो ये किसने कहा था? ये कहा था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे वो एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने ही सबसे पहले ये बातें बताई कि इसके पीछे का रीजन क्या है ना। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन रिजॉल्व द रीजन बिहाइंड इट। ओके, अब आते हैं ये लाइटनिंग के बारे में। इन्होंने बताया कि लाइटनिंग का ये रीजन क्या है ना, बिहाइंड द रीजन लाइटनिंग। इन्होंने बताया कि इसके पीछे क्या रीजन है। अब आते हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो मैटर है, ये मैटर, यानी कि हम मैटर को क्या कहते हैं? मैटर को हिंदी में कहा जाता है द्रव्य। द्रव्य, है ना, द्रव्य, द्रव नहीं, द्रव्य। और इसको हम पदार्थ भी कहते हैं। तो मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग, हर वो चीज मैटर है जिसका खुद का मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मैटर यानी कि पदार्थ, तो वे प्रत्येक वस्तु जिसका खुद का द्रव्यमान होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई यानी कि स्थान घेरता है। तो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। ठीक है, तो हर चीज मैटर है। ये पेन भी मैटर है, लेकिन मैटर क्या नहीं है? लव मैटर नहीं है, एंगर मैटर नहीं है, ये सारी चीजें मैटर नहीं है, है ना, क्योंकि इसका मास नहीं होता है, इसका द्रव्यमान नहीं होता है और ये कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है। तो अब हम आते हैं, ये आपको पता है। अब आपको ये भी पता है कि जो मैटर है, ये मैटर बनते हैं एटम्स से मिलने से। एटम्स, एटम्स को कहा जाता है परमाणु। क्या कहा जाता है इसको? परमाणु कहा जाता है ना। तो मैटर यानी कि पदार्थ, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। पदार्थ जो है वो अणुओं से मिलकर बना है ना। तो ये जो एटम्स है, ये जो अणु है, ये बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, है ना। तो इसी का ये जो एटम्स है, परमाणु है, ऑल सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ एटम्स। और एटम से भी जो छोटा जो पार्टिकल्स होता है उसको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हिंदी में इसको कहा जाता है अवपरमाणविक कण। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि जो एटम्स है, इन एटम्स में ये जो तीन आपको दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हिंदी में इलेक्ट्रॉन ही कहा जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है
है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिसको हम कहते हैं अवपरमाणविक कण, ठीक है, ये बहुत स्मॉलेस्ट होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, यानी कि इसमें ऋणात्मक आवेश है। पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन होता है, धनात्मक आवेश, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन। न्यूट्रल का मतलब है इसमें ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना तो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब इसको हम लोग E से डिनोट करते हैं, इसको P से, इसको N से। इतना क्लियर है। अब यहां पर एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि जो एटम होता है ना, एटम के मिडिल पार्ट को कहा जाता है न्यूक्लियस। हमारे बॉडी में सेल है, सेल में भी न्यूक्लियस है। वैसे ही एटम में जो बीच का पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है बीच का, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस को हिंदी में कहा जाता है नाभिक। क्या कहा जाता है? नाभिक। अब आप ध्यान से इस बात को समझेंगे। देखिए, जो एटम का जो न्यूक्लियस है यानी कि नाभिक है, सेंट्रल पार्ट में, सेंटर में जो सेंट्रल जो बीच का पार्ट है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इसको कहा जाता है, हम एक बात इंपॉर्टेंट है, एक होता है एटॉमिक मास, एक होता है एटॉमिक नंबर। इसको ध्यान से समझेंगे। एटॉमिक मास को हिंदी में कहा जाता है परमाणु द्रव्यमान। क्या कहा जाता है इसको? परमाणु द्रव्यमान। ये हम कब कहते हैं? एटॉमिक मास क्या होता है? तो एटॉमिक मास होता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर, उसका संख्या, है ना। तो हिंदी में हम कहेंगे परमाणु द्रव्यमान। वो क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन, ये परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या, है ना। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो प्रेजेंट है एटम्स के सेंटर में, उस न्यूक्लियस में, उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को हम A से डिनोट करते हैं। A इक्वल्स टू N+P होता है। क्या होता है? A इक्वल्स टू N+P, है ना। और एक होता है एटॉमिक नंबर जिसको Z से डिनोट किया जाता है, वो हम दूसरे क्लास में बताएंगे। अब आते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये तो समझ में आ गया कि जो एटम है इसके सेंटर में ही न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है? तो इलेक्ट्रॉन, ये जो न्यूक्लियस है इसके चारों ओर ऑर्बिट में चक्कर काटता रहता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन चारों ओर ऑर्बिट में क्या कर रहा है? चक्कर काट रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आते हैं चार्ज। चार्ज दो तरह का है, एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम कहते हैं धनात्मक आवेश और नेगेटिव चार्ज को हम कहते हैं ऋणात्मक आवेश। तो पॉजिटिवली चार्ज कौन सा होता है? प्रोटॉन। और नेगेटिवली चार्ज कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये समझ में आ गया। अब आती करंट। देखिए, जो चार्जेस होता है ना, वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर, स्थानांतरित होता है। चार्जेस को हिंदी में आवेश कहते हैं, है ना। तो जब ये एक चार्ज्ड बॉडी है, ये एक अनचार्ज्ड बॉडी है, आवेशित वस्तु, अनावेशित वस्तु। तो चार्ज्ड बॉडी से अनचार्ज्ड बॉडी में जब ये चार्जेस पास हो रहा है, तो ये जो मूविंग चार्जेस है इसको हम करंट कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, यानी कि आवेश के क्या गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो देखिए, लाइक चार्जेस जो है वो ऑलवेज रिपेल ईच अदर। मतलब ऐसे आवेश जो एक तरह के हैं वो एक दूसरे को
प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं। और जो अनलाइक चार्जेस है, जो एक जैसे नहीं है, वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, खींचते हैं अपनी ओर। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब अनलाइक चार्जेस प्लस माइनस हो जाएगा, है ना, और लाइक चार्जेस प्लस प्लस हो जाएगा। तो जो प्लस प्लस है, जो एक ही तरह का है, वो एक दूसरे को दूर भगाएगा, और जो एक ही तरह का नहीं है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, है ना। अब आते हैं हम मेथड्स ऑफ चार्जेस, नहीं, मेथड ऑफ यहाँ पे चार्जिंग होगा, ठीक है। मेथड ऑफ चार्जिंग, यहां पे आप आर कर दीजिएगा। और यहाँ पे चार्जिंग, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या है कि जो चार्जिंग होता है ना, मतलब एक चार्ज्ड बॉडी से दूसरे अनचार्ज्ड बॉडी में, ये तीन तरह का है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, है ना, ये तीन मेथड है। तो फ्रिक्शन जो है, ये इसमें रबिंग, एक दूसरे को मतलब घर्षण जिसको हम बोलते हैं, कि घर्षण के कारण भी चार्ज पास होता है, तो एक दूसरे, ठीक है, रबिंग से। दूसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या है, डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड बॉडी। इसमें एक चार्ज्ड बॉडी है, एक अनचार्ज्ड बॉडी है, तो इसमें जब चार्जेस पास हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है, वो विदाउट टच, इंडक्शन में विदाउट टच चार्ज पास करेगा। मतलब एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज्ड बॉडी है, तो जब चार्ज्ड बॉडी अनचार्ज्ड बॉडी को चार्जेस पास कर रहा है, तो बिना टच के पास करेगा, तो वो इंडक्शन है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप एक स्केल ले लीजिए, एक स्केल को आप माथा पे रब कीजिए, अपने सर पे, हेयर पे रब कीजिए, और कुछ जो कागज है उसके टुकड़ों को रख लीजिए, और आप अपनी जब हेयर में आप उसको रब करेंगे, उसके बाद आप दूर में ही स्केल रखेंगे, तो जितने भी कागज हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो उसमें जाकर के चिपक जाएंगे। तो ये चार्जिंग बाय इंडक्शन का एग्जाम्पल है। अब कंडक्शन में क्या होगा, तो कंडक्शन में जो चार्जेस पास होगा उसमें टच होना चाहिए, है ना, उसमें टच जरूरी है, तभी चार्जेस पास होगा, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रोस्कोप क्या है। तो इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा मशीन है, जो मशीन ये पता करता है, ये डिटेक्ट करता है कि उसमें किस तरह के चार्जेस हैं, क्या वो चार्जेस पॉजिटिव है, क्या वो चार्जेस नेगेटिव है। अब आते हैं लाइटनिंग, है ना, लाइटनिंग क्या होता है। तो देखिए, तो इतना समझ आया। अब हम देखेंगे तड़ित यानी कि लाइटनिंग के बारे में। तो लाइटनिंग क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है दो क्लाउड्स के बीच, या तो क्लाउड और ग्राउंड के बीच इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है ना। तो ये इसको हम कहते हैं लाइटनिंग। अब लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, ये जो लाइटनिंग कंडक्टर है, ये एक मेटल का रॉड होता है, जिसको बड़े बड़े जो बिल्डिंग होते हैं उसके टॉप में इसको लगाया जाता है ना, और क्या किया जाता है, इसके लोअर पार्ट को कनेक्ट किया जाता है ग्राउंड में, है ना, ताकि वो जो हाउस है वो लाइटनिंग से सुरक्षित रह सके, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये समझना है कि जब भी ऐसा होता है, लाइटनिंग आता है, तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस अपनाने चाहिए। तो वो प्रिकॉशंस, सावधानियां क्या क्या है। अगर कभी लाइटनिंग हो, तो आप अगर किसी कार के अंदर है, तो आप उस कार के अंदर ही रहे, खिड़कियों को बंद कर दें, है ना। और अगर आप किसी खुले जगह पे हैं, तो जो बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होते हैं उसके नीचे ना रुके, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उसके नीचे ना खड़े हो। अगर आपको शेल्टर लेना ही है, तो छोटे पेड़ के नीचे ले,
डोंट कैरी एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को आप कैरी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जिसको लेने से आप लाइटनिंग में बच सकते हैं। और जो रनिंग वाटर है इसको डायरेक्ट आप इसके कांटेक्ट में नहीं आएंगे। और फोर्थ पॉइंट ये है कि आपके घर में जितना भी फ्रिज है या जो भी इलेक्ट्रिकल जो भी चीजें हैं तो उसको अनप्लग कर दें, ठीक है। ऐसे करने से आप लाइटनिंग से बच सकते हैं। तो एग्जाम में ये क्वेश्चंस आता है कि क्या क्या हम प्रिकॉशंस फॉलो करेंगे जब लाइटनिंग हो रहा है। तो हम रनिंग वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, हम अम्ब्रेला कैरी नहीं करेंगे, टॉल पेड़ के नीचे हम शेल्टर नहीं लेंगे, हम छोटे पेड़ों के नीचे शेल्टर लेंगे, और अगर हम घर में हैं तो दरवाजे खिड़की बंद करके घर में रहेंगे, और अगर हम कार में हैं तो कार के विंडोज को भी बंद कर देंगे और कार के अंदर रहेंगे सेफली। अब आते हैं अर्थक्वेक क्या होता है। तो अर्थक्वेक एक नेचुरल फेनोमेना है जिसको हम भूकंप कहते हैं। ये एक प्राकृतिक घटना है ना, जो क्यों आती है, जो अर्थ का जो सरफेस होता है उसमें क्या करने से आती है, उसमें सेकिंग होता है ना, अर्थ वो कंपन होता है, सेकिंग होता है, जो कि क्यों होता है, क्यों होता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है कि जो अर्थ के इनसाइड में जो क्रस्ट है, अब बात को समझेंगे, ये जैसे हमारा अर्थ है तो इसमें ये क्रस्ट जो पार्ट है, क्रस्ट जिसको हम हिंदी में परपट्टी कहते हैं, तो ये क्रस्ट कुछ इसमें क्या प्लेट्स होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स उसको कहते हैं। तो कुछ प्लेट्स बड़े होते हैं और कुछ प्लेट्स जो होते हैं वो स्मॉल प्लेट्स होते हैं, ठीक है। और ये प्लेट्स कंटिन्यूअसली मूवमेंट में रहता है, यानी कि जो अर्थ का जो क्रस्ट लेयर है इसमें कुछ प्लेट्स है, और ये जब प्लेट्स आपस में टकरा जाते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स उसको कहते हैं, तब अर्थ का जो ऊपर का जो लेयर है उसमें क्या आता है, उसमें भूकंप आता है ना। तो भूकंप जहां से स्टार्ट होता है, मान लीजिए यहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो इसको हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं इसको हम? फोकस कहते हैं, जहां पर भूकंप का जो केंद्र होता है ना, केंद्र। अब ये अर्थ के सरफेस में इस एरिया में होगा, इसको हम कहेंगे एपिसेंटर, है ना। अब इतना आपको समझ में आया। अब आते हैं सेस्मोलॉजी क्या है। तो स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, जिसमें भूकंप की पढ़ाई होती है उसको हम सेस्मोलॉजी कहते हैं, है ना। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट, इतनी बातें आपको समझ में आ गई, अब हम इसके आगे का समझते हैं। अब हम बात करेंगे रिक्टर स्केल की। तो ये जो रिक्टर स्केल है ये एक लीनियर स्केल है। आपने पहले के क्लासेस में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ स्केल, उसमें आरएफ स्केल था, स्टेटमेंट स्केल था, लीनियर स्केल, है ना। तो रिक्टर स्केल एक लीनियर स्केल होता है जिसमें ये जो स्केल है ये मैग्नीट्यूड, जो भूकंप का मैग्नीट्यूड होता है उसको मापता है। तो मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड बाय अ स्केल विच इज कॉल्ड रिक्टर स्केल, जिसको हम रिक्टर स्केल कहते हैं। इसको एक अमेरिकन जो सिस्मोलॉजिस्ट थे उन्होंने ही इसको बताया। तो इतनी बातें समझ आई। रिक्टर स्केल में हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, है ना। तो अगर मान लिया जाए इस रिक्टर स्केल में 0 से 3.5 तक का वो पॉइंट आ रहा है, तो यानी कि ये नोटिसेबल नहीं होगा। ये जो होगा ना इसको कोई भी नोटिस नहीं करेगा, नोटिस नहीं किया जाएगा, ये भूकंप पता ही नहीं चलेगा कि आया है। अगर ये 3.5 से 4.5 है तो ये थोड़ा सा समझ में आएगा, ये मॉडरेट होगा, है ना, समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा। और अगर 5.5 आ गया इसमें पॉइंट तो वो है भाई भूकंप आया है हाई। और अगर मान लीजिए 8 पॉइंट आ गया तो ये हाईली डिस्ट्रक्टिव, ये एकदम ऐसा भूकंप होगा जिससे जान माल का नुकसान हो सकेगा।
तो अगर रिक्टर स्केल में 8 दिखा रहा है तो आप समझ जाइए ये हाईली डिस्ट्रक्टिव दिखा रहा है, तो आप समझ जाइए ये हाईली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक है ना। अब आते हैं कि अब जब ये आए तो हम क्या क्या प्रिकॉशंस अपना सकते हैं। तो जब ये अगर मान लिया जाए कि भूकंप आया है तो आप क्या क्या प्रिकॉशंस अपनाएंगे। तो सबसे पहले कि आप खुले जगह पे जाएंगे। अगर आप घर में हैं तो आप, अगर आप बेड के ऊपर हैं, आप अपने हेड को कवर करेंगे, है ना, पिलो से कवर करेंगे। और जो भी हैंगिंग चीजें अगर आप देख रहे हैं कि कुछ लटक रहा है, उससे दूर हो जाएंगे, क्योंकि चांसेस है कि वो आपके ऊपर गिर सकता है ना। या किसी टेबल के नीचे आप शेल्टर लेंगे। तो ज्यादातर है कि आप ओपन एरिया में जाएंगे। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम अर्थक्वेक, लाइटनिंग, इन सभी के बारे में पढ़ें, समझें और चार्जिंग के बारे में भी समझें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।